अगर 10 या 15 साल पीछे जाए ना, तो आम भारतीय रसोई में जाने पर क्या दिखता था? मतलब वही भारी भरकम स्टेनलेस स्टील के डब्बे और वो सस्ते वाले प्लास्टिक कंटेनर जो हल्दी और मसालों से बिल्कुल पीले पड़ चुके होता थे। हाँ बिल्कुल। वो पीले ढक्कन वाले डब्बे तो हर घर की कहानी थे। सही कहा। लेकिन आज उसी रसोई में ना एक बिल्कुल अलग नज़ारा दिखता है। मतलब लोग अब प्रीमियम ग्लासवेयर, वो स्लीक जार और डिजाइनर बोतलें इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ गया है। एग्जैक्टली और बोरोसिल जो कभी हमारे दिमाग में सिर्फ स्कूल के साइंस लैब वाले बीकर या टेस्ट ट्यूब से जुड़ा होता था, वो आज भारत की रसोइयों पर राज कर रहा है। सही बात है। लेकिन हाल ही में जब मैंने इस कंपनी के ना वित्तीय आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण किया, तो एक बहुत ही अजीब सी पहेली सामने आई। और वो पहेली ये है कि एक तरफ तो कंपनी का राजस्व लगातार बढ़ रहा है, मतलब उन्हें बाजार में 8.9 आउट ऑफ 10 की एक बेहद शानदार ग्रोथ पोटेंशियल रेटिंग मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनके मुनाफे के मार्जिन सिकुड़ रहे हैं और कंपनी का कर्ज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मतलब कागज पर देखें तो ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां जैसा लगता है। बिल्कुल। और आज हम इस गहरी चर्चा में बोरोसिल लिमिटेड के इसी दिलचस्प केस स्टडी का विश्लेषण कर रहे हैं, खास तौर पर उनके Q4, FY26 और पूरे वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन का। राइट। और इसके लिए हमारे पास काफी सॉलिड सोर्सेज है ना। हाँ बिल्कुल। हमने चर्चा के लिए अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और स्क्रीनर के वित्तीय डेटा का उपयोग किया है। और आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि क्या बोरोसिल का ये बढ़ता कर्ज और ये भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर उनके भविष्य के विकास में बाधा बनेंगे, या फिर ये जो नई क्षमताएं वो बना रहे हैं वो उन्हें हाइड्रा जैसे महत्वपूर्ण सेगमेंट में खोई हुई बाजार हिस्सेदारी वापस दिलाने में मदद करेंगी। एग्जैक्टली। और हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ कोई पक्षपात नहीं करेंगे। मतलब पश्चिम एशिया संकट जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। हम सिर्फ मूल डेटा और अर्निंग्स कॉल के तथ्यों पर बात करेंगे। सही है, डेटा ही सब कुछ क्लियर कर देगा। तो अगर हम शुरुआत करें, FY26 के जो आंकड़े हैं वो टॉप लाइन ग्रोथ यानी राजस्व के मामले में बहुत ही मजबूत है। हाँ, मैंने देखा वो। हाँ, मतलब पूरे वित्तीय वर्ष में कंपनी का कुल राजस्व 1171.1 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 7.6% की ठोस वृद्धि है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब ये वृद्धि आखिर आ कहां से रही है? तो अगर ब्रेकडाउन देखें, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा था कि ग्लासवेयर व्यवसाय ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें 17.3% की बहुत बड़ी छलांग दिखी गई है। हाँ, वो सबसे बड़ा ड्राइवर रहा है। और इसके अलावा ओपलवेयर सेगमेंट, जिसमें उनका वो प्रसिद्ध लारा ब्रांड आता है ना, उसने भी 7.3% की स्थिर वृद्धि दर्ज की है। तो ये जो ग्लास और ओपलवेयर में इतनी बड़ी ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है ये सिर्फ कोई संयोग नहीं है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड नहीं है। मतलब ये प्लास्टिक से ग्लास की ओर एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक ढांचागत बदलाव है। लोग अब अवेयर हो रहे हैं। बिल्कुल। आज का उपभोक्ता स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है। वो लगातार पढ़ रहे हैं कि कैसे सस्ते प्लास्टिक को माइक्रोवेव में गर्म करने से हानिकारक रसायन और माइक्रोप्लास्टिक्स सीधे खाने में मिल जाते हैं। उफ, वो माइक्रोप्लास्टिक वाला एंगल तो बहुत डरावना है। और इसके साथ ही लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी तो बढ़ रही है। मतलब खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। हाँ एकदम। जब थोड़ा अतिरिक्त पैसा आता है ना, तो लोग सिर्फ जरूरत का सामान नहीं खरीदते, वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं। राइट। वो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो सुरक्षित भी हो और दिखने में भी प्रीमियम हो। और बोरोसिल को जो 8.9 की उच्च विकास रेटिंग मिली है, उसका एक बहुत बड़ा आधार यही शिफ्ट है। कंपनी के पिछले 8 साल की राजस्व CAGR 21.4% रही है। वाओ, 21% से ज्यादा? हाँ, जो साबित करता है कि वो इस प्रीमियमाइजेशन की लहर पर बहुत सफलतापूर्वक सवार हैं। लेकिन वेट, अगर बिक्री इतनी अच्छी हो रही है, मतलब लोग प्रीमियम उत्पाद खरीद रहे हैं और राजस्व बढ़ रहा है, तो फिर कहानी में ये मार्जिन गिरने वाला ट्विस्ट कहां से आ गया? वही तो पहेली है। क्योंकि मैंने जो Q4 FY26 के आंकड़े देखे, वो थोड़े डराने वाले हैं। कंपनी का EBITDA मार्जिन 14.2% से गिरकर 11.5% हो गया है। हाँ? EBITDA मार्जिन यानी वो कमाई जिसमें से अभी टैक्स और कर्ज का ब्याज नहीं घटाया गया है।
इसका 14 से सीधे 11.5 पर आना साफ दिखाता है कि कंपनी को अपना माल बनाने और बेचने में अब पहले से ज्यादा लागत आ रही है। खर्चे बढ़ गए हैं। और बात सिर्फ मार्जिन तक सीमित नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट देखें तो जो नेट डेट है यानी शुद्ध कर्ज वो 26.6 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 49.7 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वेट, सच में कर्ज लगभग दुगना हो गया और मुनाफा कम हो गया। ये तो मतलब ये बढ़ता कर्ज और गिरता मार्जिन, क्या ये एक आलीशान महल बनाने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा लोन लेने जैसा नहीं है? ऐसा लग सकता है पहली नजर में। और क्या ये मौजूदा 11.5% का मार्जिन भविष्य के विस्तार के लिए खतरा है? मैंने एक और मैट्रिक देखा था, वर्किंग कैपिटल के दिन 79.9 से बढ़कर 97.4 दिन हो गए हैं। हाँ, वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब यही है ना कि कंपनी का पैसा कच्चे माल और इन्वेंट्री में ज्यादा समय तक फंसा रह रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। जब पैसा इन्वेंट्री में फंसा रहता है तो रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए बाहर से पैसा उठाना पड़ता है और इसी वजह से उनका ROCE भी 11.5% से घटकर 10.7% पर आ गया है। अच्छा, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिर गया। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो आपने शुरू में पूछा था ना कि मार्जिन क्यों गिरे। हाँ, इसका जवाब है हाइड्रा संकट। इस एक सेगमेंट ने उन्हें करीब 100 करोड़ रुपए के राजस्व का फटका दिया है। 100 करोड़? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि बोरोसिल जैसी इतनी बड़ी स्थापित कंपनी को सिर्फ एक सेगमेंट की वजह से इतना बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? मतलब ये हाइड्रा असल में है क्या? हाइड्रा बोरोसिल का वो प्रीमियम सेगमेंट है जिसमें वो वैक्यूम इंसुलेटेड स्टेनलेस स्टील की बोतलें और फ्लास्क बेचते हैं। ओह, वो जो ठंडे पानी को ठंडा और गर्म को गर्म रखती हैं। बिल्कुल वही। और ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन FY26 में इस सेगमेंट को एक साथ 3 अलग-अलग मोर्चों पर भयंकर झटके लगे। मतलब एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली स्थिति बन गई थी। 3 झटके? पहला तो शायद सरकार का वो नया नियम था ना, जिसके बारे में न्यूज में काफी चर्चा हुई थी। सही कहा। भारत सरकार ने BIS क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू कर दिया। इसका मतलब था कि भारत में बिकने वाली हर स्टील की बोतल पर एक खास क्वालिटी सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य हो गया। तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि बोरोसिल अपनी बहुत सी बोतलें बाहर से, विशेषकर चीन से आयात करवाता था और नए नियम लागू होते ही उनकी पूरी सप्लाई चेन अचानक रुक गई। विदेशी निर्माताओं के पास ये सर्टिफिकेशन था ही नहीं। उफ, तो अपना बाजार बचाए रखने के लिए मतलब उन्हें नियम लागू होने से पहले ही बहुत सारा माल मंगवाकर स्टॉक करना पड़ा होगा। एग्जैक्टली। सप्लाई की कमी से बचने के लिए उन्हें भारी मात्रा में एडवांस्ड इन्वेंट्री बनानी पड़ी, गोदामों में माल भर दिया गया और यही वो कारण था जिससे उनका वर्किंग कैपिटल का चक्र बिगड़ गया और पैसा 97 दिनों तक फंस गया। बाप रे! और ये तो सिर्फ पहला झटका था। दूसरा झटका मैंने पढ़ा था कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आया, जिसने गैस की कीमतों में आग लगा दी। हाँ, अब देखिए, बोरोसिल का मुख्य काम कांच बनाना है और कांच बनाने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों को 24 घंटे चलाने पड़ते हैं, जिसके लिए बहुत गैस चाहिए होती है। बिल्कुल, भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है। Q4 में ईंधन की लागत अचानक आसमान छूने लगी, जिसने सीधे उनके मैन्युफैक्चरिंग खर्च को बढ़ा दिया और मार्जिन को पूरी तरह निचोड़ लिया। और तीसरा झटका क्या था? तीसरा था चीन की तरफ से होने वाली डंपिंग। मतलब वैश्विक बाजारों में मंदी थी तो चीनी निर्माताओं ने अपना अतिरिक्त माल बहुत सस्ते दामों पर भारतीय बाजार में उतार दिया। तो बोरोसिल लागत और कीमत दोनों तरफ से पिस गया। हाँ, जरा स्थिति की कल्पना कीजिए। सप्लाई चेन सर्टिफिकेशन के कारण अटकी है, भट्टियों को चलाने की गैस महंगी हो गई है और बाजार में सस्ते चीनी उत्पादों का बाढ़ आए हुए है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मार्जिन 11.5% पर क्यों आ गिरा। मतलब ये कोई अंदरूनी प्रबंधन की नाकामी नहीं थी, बल्कि बाहरी घटनाओं का एक चक्रव्यूह था। एग्जैक्टली। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मार्जिन और सप्लाई चेन के इस दर्द का इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत ही आक्रामक है और यहीं से बोरोसिल की उस 8.9 रेटिंग का असली मतलब समझ में आता है। कंपनी ने तय किया है कि वो विदेशी सप्लाई चेन और बाहरी झटकों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देंगे। कैसे? वो भारी मात्रा में कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ओह, तो मतलब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, मेक इन इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इससे तो वो विदेशी सप्लाई चेन के झंझटों से आजाद हो जाएंगे। बिल्कुल, ये एक्सपेंशन और स्केलिंग के शुरुआती दौर का दर्द है, लेकिन लंबी अवधि में ये बहुत फायदेमंद है। स्रोतों के अनुसार वो राजस्थान में 65 करोड़ रुपए के भारी निवेश से एक नया स्टेनलेस स्टील बॉटल प्लांट लगा रहे हैं। 65 करोड़? हाँ,
इस प्लांट में 3 डबल वॉल लाइनें होंगी जो हर साल 3.6 मिलियन यूनिट्स का उत्पादन करेंगी। वाह! और इसकी टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन बहुत आक्रामक है। पहली 2 लाइनें Q1 FY27 के अंत तक यानी जून 2026 के आसपास ही शुरू होने जा रही हैं और तीसरी लाइन Q2 के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि जून के बाद अगर सरकार कोई नया नियम लाती है या अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में कोई रुकावट आती है तो बोरोसिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। वो अपनी बोतलों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। हाइड्रा की जो बाजार हिस्सेदारी उन्होंने गंवाई थी उसे वापस पाने का ये सबसे ठोस तरीका है। और सुनिए, विस्तार सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। वो भरूच में 42 करोड़ रुपए के निवेश से एक बिल्कुल नया ग्लासवेयर प्लांट लगा रहे हैं। अच्छा, ग्लासवेयर के लिए भी नया प्लांट? हाँ, जो Q3 तक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जयपुर में वो अपनी मौजूदा ग्लास भट्टी की क्षमता को 25 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 32 टन कर रहे हैं। इस पर 50 करोड़ का खर्च आएगा और ये 2028 तक पूरा होगा। लेकिन एक्सपर्ट, इन सब में तो बहुत सारा पैसा लग रहा है, कर्ज बढ़ रहा है। क्या ये नया निवेश उनके भविष्य के मार्जिन को सच में सुरक्षित कर पाएगा? अगर हम इसके अर्थशास्त्र को समझें तो खुद मैन्युफैक्चरिंग करने से लंबी अवधि में उनके ग्रॉस मार्जिन में लगभग 10% तक का सुधार आने की उम्मीद है। 10%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, जब आप बाहर से बना बनाया माल खरीदते हैं तो आप दूसरे का मुनाफा भी चुका रहे होते हैं। जब आप खुद बनाते हैं तो शुरुआती लागत लगती है, लेकिन जब मशीनें पीक कैपेसिटी पे चलती हैं तो प्रति यूनिट लागत बहुत तेजी से गिरती है। मतलब ये जो 10% का एक्स्ट्रा क्रॉस मार्जिन मिलेगा वो उनके मौजूदा 11.5% के दबे हुए एबिटा मार्जिन को फिर से ऊपर खींचकर सिर कर देगा। सटीक। और गैस की बढ़ती कीमतों का भी उन्होंने एक बहुत स्मार्ट समाधान निकाला है। उन्होंने 75 करोड़ रुपए का निवेश करके 20 मेगावाट का अपना खुद का सोलर पावर प्लांट लगाया है। ये सोलर प्लांट वाला पॉइंट मुझे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा था। मतलब गैस की कीमतें तो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बिजली की लागत को वो कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सिर्फ इस एक कदम से FY27 में एबिटा स्तर पर सीधे 28 करोड़ रुपए की बचत होगी। सोचिए, 75 करोड़ का निवेश और हर साल 28 करोड़ की बचत। मतलब 3 साल से भी कम समय में लागत वसूल। ये तो सच में शानदार कदम है। यही वो नजरिया है जो दिखाता है कि बैलेंस शीट अभी कमजोर नहीं हुई है। वर्किंग कैपिटल का बढ़ना और मार्जिन गिरना एक अस्थायी दर्द है। वो अपनी कमियों को बहुत आक्रामक तरीके से सुधार रहे हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि कंपनी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए विश्व स्तरीय कारखाने लगा रही है, लागत कम कर रही है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलता। हाँ, उसे बेचने के लिए खरीदार भी तो चाहिए। एग्जैक्टली। उस प्रोडक्ट को प्रीमियम मानकर खरीदने वाले लोग चाहिए। अगर बाजार में सस्ता चीनी विकल्प मौजूद है तो ग्राहक बोरोसिल के लिए ज्यादा पैसे क्यों देगा? और यहीं पर इस पूरी केस स्टडी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग रणनीति। बोरोसिल के पास 60 से ज्यादा सालों का इतिहास है और 24,000 से अधिक रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत तगड़ा है। लेकिन आज के युवा उपभोक्ता को सिर्फ इतिहास से नहीं जीता जा सकता। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही आधुनिक कंटेंट आधारित अभियान शुरू किया है जिसका नाम है किचन कनेक्शन। ओह हाँ, किचन कनेक्शन। मैंने इस पहल के बारे में पढ़ा है। ये किसी आम टीवी विज्ञापन जैसा नहीं है कि बस बोल दिया हमारा डब्बा खरीद लो। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। मतलब उन्होंने मशहूर हस्तियों की रसोइयों को नया रूप दिया है, सेलिब्रिटीज के किचन दिखाए हैं। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, एक ग्लासवेयर बनाने वाली कंपनी को डिजाइन और क्रिएटिविटी के लिए इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड क्यों मिल रहा है? वेट, उन्हें अवार्ड भी मिला है? हाँ, भारत का पहला कलर कोडेड ओमनी चैनल किचनवेयर विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम तैयार करने के लिए। वाओ! और वो इसलिए क्योंकि वो समझ गए हैं कि आधुनिक भारतीय घरों में ना रसोई अब पीछे छिपा हुआ हिस्सा नहीं है, ओपन किचन का जमाना है। एग्जैक्टली। लोग इसे शान से दिखाना चाहते हैं। तो जब आप किसी सेलिब्रिटी के किचन में वही जार देखते हैं जो आपके पास है, तो वो सिर्फ एक ग्लास का डब्बा नहीं रहता, वो एक प्रीमियम लाइफस्टाइल बन जाता है। यही वो चीज है जिसे हम इमोशनल लॉयल्टी कहते हैं। जब उपभोक्ता के दिमाग में किसी ब्रांड के लिए ये प्रीमियम एफिनिटी बन जाती है ना, तो कीमत की प्रतिस्पर्धा बहुत पीछे छूट जाती है। मतलब अगर कोई सुपरमार्केट जाता है और बोरोसिल के बगल में कोई सस्ता बिना नाम वाला प्लास्टिक रखा है, तो वो सस्ते की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक जार नहीं खरीद रहा, वो उस किचन कनेक्शन वाले प्रीमियम अनुभव को खरीद रहा है। और यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का वो चक्र पूरा होता है। राजस्थान प्लांट से जो हर साल 3.6 मिलियन नई बोतलें निकलेंगी ना, वो गोदामों में धूल नहीं फांकेंगी। सही कहा।
इन पहलुओं ने सुनिश्चित कर दिया है कि बाजार में उन प्रीमियम उत्पादों की भारी मांग पहले से तैयार हो। वो पारंपरिक प्लास्टिक से बाजार हिस्सेदारी छीन रहे हैं। तो इन सबका आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरे चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि FY26 बाहर से देखने पर चुनौतियों से भरा लग सकता है। हाइड्रा में 100 करोड़ का नुकसान, 11.5% का गिरता मार्जिन, और कर्ज भी बढ़ा है। किसी भी सामान्य निवेशक को ये डरावना लग सकता है, लेकिन जब हमने डेटा की सतह के नीचे झांका तो समझ आया कि ये बोरोसिल की 8.9 रेटिंग पूरी तरह से उचित है। बिल्कुल उचित है। ये जो अल्पकालिक मार्जिन दबाव है वो केवल उनकी मेक इन इंडिया विस्तार और लंबी अवधि की मजबूती के लिए चुकाई जा रही एक रणनीतिक कीमत है। राजस्थान का प्लांट, भरूच का नया ग्लासवेयर प्लांट और सोलर प्लांट, ये सब मिलकर उस मजबूत किले का निर्माण कर रहे हैं जो उनके मुनाफे को स्थिर करेगा। और किचन कनेक्शन उस किले पर बन रही एक डिजाइनर इमारत है। बहुत खूब कहा। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सोचने वाली बात है कि हम देख रहे हैं कि बोरोसिल जैसे ब्रांड प्रीमियम डिजाइन और स्वास्थ्य को जोड़कर रसोई के पूरे इकोसिस्टम पर कब्जा कर रहे हैं। हाँ, ये प्लास्टिक का युग अब पीछे छूट रहा है। तो ऐसे में ये सोचना दिलचस्प होगा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में जो हजारों छोटे असंगठित प्लास्टिक निर्माता हावी हैं, उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो भी नवाचार का रास्ता अपनाएंगे या फिर आने वाले दशक में प्रीमियम ग्लासवेयर ब्रांड्स पूरी तरह से पारंपरिक प्लास्टिक के युग का अंत कर देंगे? श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर खुद गौर करना चाहिए और अपनी रसोई में रखे डब्बों को एक नई नज़र से देखना चाहिए।